हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल राजीव एजुकेशन हब में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल में हम लोग क्लास 6 से लेकर 10 तक साइंस का अध्ययन करते हैं और मैथ्स का अध्ययन करते हैं, और क्लास 11th और 12th मैथ्स और केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। ये तो आपको पता ही होगा। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10th का लेसन 2 के बारे में पढ़ाऊँगा। लेसन 2 में मैंने अम्ल एवं क्षार को बहुत अच्छे से बताया था। अम्ल एवं क्षार के बारे में बता दिया है। पीएच मान के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था। पीएच स्केल भी बनाया था मैंने, पीएच स्केल के बारे में बताया था। अम्ल और क्षार के बारे में बहुत अच्छे से बताया था। तो आज हम देखने वाले हैं लवण के बारे में बताऊंगा मैं आपको। आज के क्लास में मैं लवण की परिभाषा बताऊंगा और अम्ल वर्षा क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा बच्चों। तो प्लीज़ अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अगर मेरा पुराना वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा और आई बटन में भी लिंक दे दूँगा। आप लोग वहाँ से जाकर मेरा पुराना वीडियो जो क्लास 10th का मैं बनाया हूँ, पीएच मान के बारे में बनाया हूँ, अम्ल क्षार के बारे में बनाया हूँ, वो अगर आप लोग टॉपिक बाय टॉपिक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में जाके मेरा पुराना वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। तो चलिए आज देखते हैं लवण के बारे में। लवण क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं हम लवण की परिभाषा देखते हैं बच्चों। जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तब यही H+ आयन और OH- आयन मिलकर जल के अणु बनाते हैं, साथ ही लवण का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या परिभाषा बोल रहा है? परिभाषा के अनुसार ये अपने को समझ में आ रहा है कि जलीय विलयन है, उसमें क्या क्या रहेगा, अम्ल एवं क्षार दोनों मिलकर जो बनाएंगे, लवण बनाएंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे? लवण बोलेंगे। और जल के अणु भी होंगे उसमें, और अम्ल एवं क्षार मिलके बनाएंगे, आपका लवण भी बनाएंगे और जल भी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे बच्चों। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि जलीय माध्यम में अम्ल और क्षार क्रमशः H+ आयन और OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं, जब अम्ल एवं क्षार का अपन क्रिया कराएंगे, अम्ल एवं क्षार को आपस में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? जल बनेगा। जल बनेगा और आपका क्या बनेगा? लवण बनेगा। ठीक है बच्चों, साथ में ही आपका लवण का भी निर्माण होता है, जल भी बनता है और लवण भी बनता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। लवण ऐसे आयनिक यौगिक होते हैं। अब लवण में क्या होते हैं? आयनिक यौगिक मतलब क्या है? यहाँ से आपको समझ में आ रहा है आयनिक मतलब क्या है? आयन, आयन प्लस आयन और माइनस आयन। आयनिक मतलब यही होता है जिसमें क्या होता है, एक भाग धन आवेशित होता है और दूसरा भाग क्या होता है? ऋण आवेशित होता है बच्चों। ठीक है बच्चों, और लवण क्या होता है? विद्युत उदासीन होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि लवण विद्युत उदासीन होता है बच्चों। अब मैं आप लोग को उदाहरण से समझा देता हूँ कि लवण क्या होता है। इसको मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। यहाँ पर मैंने उदाहरण ले लिया है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल लिया है। ये क्या है? H यहाँ पर क्या है? H+ है ना, तो ये क्या है? ये अम्ल हुआ। और यहाँ पर OH- आयन है, तो ये क्या हुआ? क्षार हुआ। अब अम्ल एवं क्षार की क्रिया कराएंगे अपन। नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या बना? पोटेशियम नाइट्रेट बना। ठीक है, ये आपका जो पोटेशियम नाइट्रेट जो बना है यही तो लवण है। और आपका जल भी बनेगा, जैसा कि मैंने आप ऊपर परिभाषा में बताया है, जल भी बनेगा, तो जल भी बन रहा है। ठीक है, इस उदाहरण से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लवण क्या होता है। एक और उदाहरण ले लेते हैं बच्चों, चलिए। CH3COOH ये क्या होता है? एसिटिक अम्ल होता है, आप लोग को पता होगा। प्लस NaOH ये क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका दोनों का अपन क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है बच्चों? सोडियम एसीटेट बनता है और प्लस H2O बन गया, जल। तो यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अम्ल एवं क्षार की क्रिया कराएंगे और जो बनता है उसमें एक लवण रहता है और जल भी बनता है, तो ये आपका लवण बन गया और ये जल बन गया। तो ये तो आपका लवण की परिभाषा हो गई बच्चों। अब चलिए अपन देखते हैं अम्ल वर्षा के बारे में।
तो अम्ल वर्षा के बारे में देखते हैं बच्चों, क्या होता है अम्ल वर्षा। किसी पदार्थ के दहन के फलस्वरूप उत्पन्न, क्या क्या चीज़ रहेगा इसमें आप लोग देख लेंगे कौन कौन सा गैस रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 जल के साथ क्रिया करके विभिन्न अम्लों का निर्माण करते हैं तथा यह वर्षा जल के साथ मिलकर वर्षा के रूप में होती है। इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को अपन अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो अम्ल वर्षा में क्या क्या रहता है बच्चों, आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रहेगा। ये सब क्या करेंगे, जल के साथ क्रिया कराएंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे बच्चों, जल के साथ क्रिया कराएंगे और किसका निर्माण करेंगे, अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये जो अम्ल का निर्माण करते हैं ये बहुत ही हानिकारक होता है। ये आपके त्वचा के लिए हानिकारक होता है, मिट्टी के लिए हानिकारक होता है, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक होता है। तो ये जो अम्ल वर्षा जो होती है ये बहुत हानिकारक होता है, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। तथा यह जल वर्षा के जल के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, अम्ल वर्षा का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया अम्ल वर्षा। तो जैसे यहाँ पर मैं रिएक्शन भी लिख दिया हूँ बच्चों, CO2 का क्रिया कराएंगे H2O के साथ तो बनेगा H2CO3, कार्बनिक अम्ल बनेगा बच्चों। ये आपका कार्बनिक अम्ल है, यही आपका अम्ल वर्षा है। अम्ल वर्षा के रूप में यही गिरता है। SO3 + H2O, इसकी क्रिया कराएंगे H2O के साथ तो फिर क्या बन रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल बन रहा है। ये भी आपका अम्ल वर्षा में शामिल रहता है। और आपका SO2 + O2 इसके साथ क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, आपका SO3 बनेगा, ये आपका सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये सब जितना भी आप यहाँ देख रहे हैं ये सब किस में शामिल रहता है, आपका अम्ल वर्षा में शामिल रहता है, जो बहुत हानिकारक होता है। अब अम्ल वर्षा के हानिकारक प्रभाव के बारे में देख लेते हैं कि अम्ल वर्षा का क्या हानिकारक प्रभाव होता है, किस किस पर प्रभाव पड़ता है ये भी देख लेते हैं। कीमती इमारतों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे अम्ल वर्षा होती है तो इमारतों को बहुत नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपका जो इमारतें होती है उसको नुकसान पहुंचाता है। दूसरा है आपका वनस्पति में आपका जो प्रकाश संश्लेषण की दर को बहुत कम कर देती है। अब अपने को पता है कि वनस्पति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर कम होगी तो जो पौधों का जो विकास है, जो पौधों का बढ़ना है, उनका जो ग्रोथ है वो सब कम हो जाएगा बच्चों। तो ये आपका इसके लिए भी बहुत हानिकारक है, वनस्पति के लिए, पेड़ पौधों के लिए हानिकारक है। और तीसरा आपका है भूमि की अम्लता एवं क्षारीयता की मात्रा को बढ़ाना। अब सिंपल सा आप लोग समझेंगे बच्चों कि भूमि में जो अम्ल रहते हैं और क्षार रहते हैं उनकी मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो उनकी जो उपजाऊ क्षमता है वो धीरे धीरे घटने लग जाएगी, क्योंकि इनका एक निश्चित मात्रा रहना चाहिए। और अम्ल वर्षा में इनकी मात्रा निश्चित रहती है। क्या अम्ल वर्षा हो रहा है तो अम्ल तो बहुत ज़्यादा रहेगा, तो अम्ल का मात्रा तो बढ़ेगा ही। तो मिट्टी में अम्ल की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका जो उपजाऊ बना है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। तो ये आपका बहुत नुकसानदायक है, मनुष्यों के लिए नुकसानदायक है, पेड़ पौधों के लिए नुकसानदायक है, आपका मिट्टी के लिए नुकसानदायक है, इमारत के लिए नुकसानदायक है। तो आज का वीडियो आप लोग को अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक का था, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।